रेशियो बी अपने पास क्या है भाई 2:3। आगे स्पेस है तो इसी नंबर को रिपीट कर दीजिए, समझ रहे हैं। वो कितना है 6, इसकी वैल्यू है 648, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 108 का सम, मतलब सबको ऐड कर लेंगे 100 तो ऐसे ही हो गया, और 19 जा 152, यानी टोटल जो आएगा वो आपका आएगा 2052। ये हो जाएगा आपका टोटल एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। अब 1/x के होल क्यूब का एक पार्ट, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई -27 तो क्या आ जाएगा +9, यानी जो फाइनल मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा -18। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी सबको। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसकी थर्ड क्लास करेंगे। इसके पहले हमने 2 क्लास की है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन करते हैं जैसा आपके पेपर में आए। ये सीरीज कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो आने वाले टाइम में आपका पेपर देने वाले हैं, लेबर इंस्पेक्टर का और सीनियर असिस्टेंट का। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ सम इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी एंड डी, यानी कुछ सम है उसको 4 लोगों में डिवाइड किया गया है। किसमें किसमें ए बी सी एंड डी में। किस तरह से डिवाइड किया गया है, सच दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए एंड बी का रेशियो दिया हुआ है, बी एंड सी का दिया हुआ और सी एंड डी का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको पता है कि जब 2 रेशियो होते हैं तब तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसे ए एंड बी का रेशियो दिया हो, बी एंड सी का दिया हो तो आप बी को कॉमन कर लेते हैं। लेकिन जब 2 से ज्यादा रेशियो दिया हो तो हमें उस कंडीशन में एक लिख लेना होता है। वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए रेशियो बी अपने पास क्या है भाई 2:3, तो हमने लिख लिया 2 और 3। यहां आगे स्पेस है तो इसी नंबर को रिपीट कर दीजिए, समझ रहे हैं। ए रेशियो बी आपके सामने क्या गिवन था 2:3, आगे स्पेस था तो हमने इस नंबर को रिपीट कर दिया। नेक्स्ट बी रेशियो सी क्या है आपके पास 1:2, तो बी के पास हमने 1 रखा, सी के पास 2 रखा। इसके आगे स्पेस है हमने 2 को रिपीट कर दिया, इसके पहले स्पेस है 1 को रिपीट कर दिया। क्लियर। सी रेशियो डी क्या है 3 और 4, इसके पहले हमने 3 को लिख दिया। क्लियर। जो नंबर के पहले स्पेस है उसी नंबर को आपको फिल करना है। अब क्वेश्चन में होता क्या है कि ये पूरा का पूरा पार्ट ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। आपको ये देखना है कि ए बी सी डी में अगर कुछ कॉमन है तो उसको मिनिमाइज कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपको सब जगह 3 दिख रहा होगा, तो हमने 3 को क्या कर लिया कट कर लिया। जब हमने 3 को कट कर लिया तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8। ये आपका रेशियो हो गया ए बी सी और डी का। यानी ए के पास कितने यूनिट है 2 यूनिट, बी के पास कितने हैं 3 यूनिट्स, सी के पास कितने हैं 6 यूनिट और डी के पास कितने हैं आपके 8 यूनिट्स। क्लियर। आपसे क्या पूछा गया है द डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, तो ए एंड डी का जो डिफरेंस यहां पे है वो कितना है 6, इसकी वैल्यू है 648, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 108। अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देन द सम ऑफ देयर शेयर, सबका सम पूछा गया है, तो सबका सम मतलब सबको ऐड कर लेंगे तो 2 और 3 5, 5 6 11 और 8 19, 19 इंटू 108 आपको पता है 1900 तो ऐसे ही हो गया, और 19 जा 152, यानी टोटल जो आएगा वो आपका आएगा 152 यानी 2052। ये हो जाएगा आपका टोटल शेयर किसका ए बी सी डी सबका। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपका रेशियो का था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बेसिकली है वो कह सकते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है या अलजेब्रा का क्वेश्चन। ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है x² + 3x + 1 = 0, और आपसे पूछा गया है x³
प्लस 1/x³ की वैल्यू। अब देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप में से किसी ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए हुए, मेरी ये भी कोशिश है कि ऐसा ना हो कि सारा का सारा सैंपल पेपर कॉपी हो जाए। मेरे कहने का मतलब यह कि अगर हम आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें भी मैं वैरायटी लाने की कोशिश करूंगा। डीआई कर रहे हैं तो उसमें भी 10 सेक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 10 में अलग अलग टाइप के डीआई करेंगे, ताकि आपके लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट चलता रहा। अब है क्या कि मैक्सिमम बच्चे ये कोशिश करेंगे कि वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। आप कितना भी कोशिश करोगे, आपसे यहाँ पे इंडिविजुअल x की वैल्यू निकलेगी ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर इक्वेशन है नहीं। तो इस तरह का क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा जिसने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपका x प्लस 1/x के होल क्यूब का एक पार्ट है, जिसका आइडेंटिटी क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको मैं बता दूं, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। आपको जो क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आप देखिए यहां पे भी क्या है, x प्लस 1/x का होल क्यूब, और यहां पे भी क्या है, x प्लस 1/x। यानी अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये तो कट चुका है, यानी सिर्फ क्या बचा 3, मुझे हर हाल में क्या चाहिए, x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। क्लियर, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई हो। आपके पास गिवन ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं भाई, x से डिवाइड कर दूं, तो x² क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/x हो जाएगा, और 3x/x में x से क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा 3। और 3 को अगर मैं राइट साइड ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3। आई होप आपको समझ में आ रही हो बात, कि मैंने इसको x से डिवाइड किया, तो x² क्या हो गया, x 1/x, और 3x/x में x से x क्या हो गया, कैंसल, तो बचा क्या 3, और 3 को मैंने राइट साइड ट्रांसफर किया तो क्या आ गया, -3। इस वैल्यू को अगर मैं यहां पे पुट करूंगा तो -3 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, -27, और यहां पे -3 इंटू -3 -9, और ये जब राइट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, +9। यानी जो फाइनल मेरा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -18। समझ में आई बात। तो जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। जब तक आप x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं निकालेंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और उस वैल्यू को कैसे निकालना है वो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। करा स्क्वायर पार्क है एरिया 4356, यानी कोई स्क्वायर पार्क है, मान लीजिए ये पार्क है, इसका जो एरिया है वो क्या है, 4356 है। क्लियर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टेकिंग वन राउंड इज सेम एज टेकिंग वन राउंड ऑफ अनदर सर्कुलर पार्क। मतलब आप यहां से शुरू किए, एक राउंड लगाने में, पार्क में ऐसे ऐसे जिगजैग तो दौड़ना नहीं, आपको उसकी बाउंड्री पर दौड़ना है। कह रहा एक राउंड लगाने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना एक सर्कुलर पार्क पे लग रहा है। क्लियर। तो ऑब्वियस बात है, कोई भी 2D, मान लीजिए कि आप एक सर्कल के चारों ओर दौड़ रहे हैं और एक स्क्वायर के चारों ओर दौड़ रहे हैं, दोनों में सेम टाइम लग रहा है, यानी दोनों की जो बाउंड्री की लेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी सेम होगी। तो सर्कल की बाउंड्री क्या होती है भाई, 2πr, और स्क्वायर की बाउंड्री क्या होती है, 4 इंटू साइड। क्लियर। इसी को पैरामीटर बोलते हैं, इसके केस में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका एरिया दिया हुआ है, और आपसे पूछा क्या कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क। यानी मेरे से जो वैल्यू पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है πr स्क्वायर के। तो पाई की वैल्यू तो आप सब लोगों को पता होगा क्या होता है भाई, 22/7। यानी हर हाल में मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। 2πr 4 इंटू साइड, यानी मुझे क्या चाहिए, पहले इसकी साइड चाहिए। तो स्क्वायर का जो एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4356, यानी साइड के
स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है 4356। इसका स्क्वायर रूट निकालना आप सब लोग को आता होगा। लास्ट में 6 है तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा हुआ, मैंने बेसिक मैथ्स में कराया हुआ है कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो में मिल जाएगा बेसिक्स में, जिसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराए जो आपके पेपर में हेल्पफुल होता है। तो 4 या 6 हो गया। 43 के आसपास आपका स्क्वायर क्या होगा 6 होगा। अब कंफ्यूजन है कि ये 66 है या 64 है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होता है, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 6 7 जब 42 से ये वैल्यू बड़ी है यानी डेफिनेटली जो इसकी साइड आएगी वो क्या आ जाएगी 66। बस इस वैल्यू को पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू आर 4 इंटू 66। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले 22 से मैंने इसको कट किया 3, 2 से कट किया 2, यानी जो r की वैल्यू आ गई मेरे पास वो आ गई 42। r की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई भाई 42। उस वैल्यू को यहां पे पुट करूंगा 22/7 इंटू 42 इंटू 42, ये क्या हो गया आपका 6 हो गया। क्लियर। अब इसी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो 22 इंटू 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 1 25, 252, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110 और 4। आप देखिए इससे मिलता जुलता 4 एक ही नंबर के एंड में है। तो पेपर में आपको ये भी दिमाग लगाना है कि भाई 2 2 जा क्या हो रहा 4, यहां भी लास्ट में 4 नहीं है, यहां भी 4 नहीं है, यहां भी 4 नहीं है और नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका था मेंसुरेशन बेस्ड, जिसमें एरिया भी आया, पैरामीटर भी आया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आया। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न सीरीज बेस का क्वेश्चन है। इस तरह के सीरीज भी मैंने बेसिक्स में कराए हुए हैं। जब भी ये सीरीज ऐसा चले, इसका फिक्स पैटर्न है 1 बाई डिफरेंस। तो डिफरेंस आपका 1 का, देखिए हर टर्म में डिफरेंस कितने का है भाई 1 का। इस तरह के सीरीज को करने का मैं डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। बेसिक रीजन ऑलरेडी मैंने बेसिक मैथ्स की क्लास में कराया हुआ है कि कभी भी ऐसी सीरीज आ जाए 12 13 13 14 या गैप सेम आए तो सॉल्व करने का क्या होता है 1 बाई डिफरेंस ऑफ डिनोमिनेटर। तो कितने का डिफरेंस है भाई 1 का। क्लियर। 2 का होता तो 2 लिख लेते, 3 का होता तो 3 लिख लेते। ब्रैकेट में 1 बाई फर्स्ट का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का फर्स्ट टर्म 12 माइनस 1 बाई लास्ट का लास्ट टर्म यानी आखिरी का आखिरी टर्म 24। ये सबको सॉल्व करने आता है। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 24, 12 2 जा 2 माइनस 1 यानी 1 बाई 24 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं तो यहां वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसने इस टाइप के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं पहले सॉल्व किया हो या इसका पैटर्न पता हो। अदरवाइज एलसीएम लेने में आप बिजी हो जाएंगे और एलसीएम लेके कभी भी ये सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहां मैंने एग्जांपल ये छोटा दिया, हो सकता है टर्म कहां तक ले ले 100 तक ले ले, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना बेवकूफी वाला काम होता है। क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। करा इफ द 7 डिजिट नंबर एन एक्स प्लस ये एक्स होगा x 4 6 8 y 0 5, ये कितने डिजिट का नंबर है भाई 7 डिजिट का नंबर है। करा इज डिविजिबल बाई 11, ये किससे डिविजिबल है भाई 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है x प्लस वाई की वैल्यू। सारे बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, एक एक नंबर छोड़ के आप इनको ऐड करिए। जैसे x प्लस 6 प्लस वाई, तो यहां पे आ गया 6 5 11 प्लस x प्लस वाई। जो बच गए उनको ऐड करिए, क्या हो गया आपका 12। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, देखिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आपस में क्या करना ऐड करना है। इनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमेशा 0 11 22 33 ऐसे नंबर आने चाहिए। तो आप देखिए कि ये हो गया 12,
और यहां पे ऑलरेडी है 11, तो इसका मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, एक कंडीशन है कि वो क्या हो जाए भाई, 1 हो जाए। तो 12 और 12 क्या हो गया, 0 हो गया। 1 कहीं भी मेरे ऑप्शन में नहीं है, यानी ये तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, यानी 0 का ऑप्शन खत्म हो गया। अब कह रहा है कि ये क्या हो जाए, 11 हो जाए। तो इसके 11 होने के लिए ये पूरा का पूरा क्या होना चाहिए भाई, 23। जब ये 23 होगा तभी तो 12 से माइनस करके क्या करेंगे, हम 11 करेंगे। तो इसकी 11 होने के लिए ये क्या होना चाहिए, 23। 23 में से ये क्या है, 11, तो हर हाल में इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 12। तो ये आपका डिविजिबिलिटी बेस का क्वेश्चन है, जहां 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिनको नहीं पता है ऑलरेडी मैंने रूल बता दिया कि ऑड प्लेस को ऐड करिए, इवन प्लेस को ऐड करिए, और उनका जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 0 आने की पॉसिबिलिटी खत्म है, क्यों, क्योंकि इनका सम 1 होना पड़ेगा। 1 कहीं भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो अगला डिफरेंस क्या आना चाहिए, 11। 11 के लिए 23, 11 ऑलरेडी है, तो बचा कितना, 12। क्लियर। तो एक क्वेश्चन हमने डिविजिबिलिटी का भी किया। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एलॉय इज 5:7। इन एलॉय ए होगा यहाँ पे, इन एलॉय ए इज 5:7 और डेट इन एलॉय बी इज 4:5। ए एंड बी आर टेकन, यानी यहाँ पे दो मिक्सचर को आपस में मिक्स किया जा रहा है। तो जब भी दो मिक्सचर को आपस में मिक्स करना हो तो उसके लिए बेसिक रूल क्या है कि उनकी क्वांटिटी को क्या करते हैं, हम सेम करते हैं। यानी पहले में ए में जो है वो आपका क्या है, 5:7। बी में जो है वो क्या है आपका 4:5। तो सबसे पहले जो हमें स्टोरी लाइन इसकी समझनी है वो ये समझनी है कि कभी भी किसी भी रेशियो को मिक्स करना हो तो उनकी क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं। अब मैं बोलूं कि दो लोगों की क्वांटिटी को सेम करना है, तो आपका जवाब आएगा कि पहले ये तो पता हो कि दोनों की क्वांटिटी क्या है। तो इसकी क्वांटिटी आप देखिए कितने यूनिट है भाई, 12 यूनिट। इसकी क्वांटिटी कितनी यूनिट है, 9 यूनिट। यानी ये चेक हो गया, ये सिर्फ चेक करने का काम था। ये हो गया आपका चेक। क्लियर। यानी इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से कर दूं तो ये बन जाएगा 36, और इसको मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूं भाई, 4 से, तो ये भी बन जाएगा क्या, 36। यानी क्वांटिटी आपकी सेम हो गई। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 1:2 में इनको मिलाया जा रहा है, यानी इसका एक पार्ट यूज हो रहा है और इसका 2 पार्ट यूज हो रहा है। तो मिला दीजिए, तो 3 1 जा 3, तो इसको मल्टीप्लाई 3 से, और 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं। 3 से करेंगे तो ये 15 और ये 21, क्योंकि किसी भी रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। 32 और 40, 47 रेशियो 61। क्लियर। अब क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ सी इज कॉपर, यानी पहला पार्ट किसका था भाई, कॉपर का था, और दूसरा पार्ट जिंक का था। तो कॉपर अपने पास कितना यूनिट है, 47 आउट ऑफ 108, क्योंकि पूरा मिक्सचर कितना है भाई, 47 प्लस 61 दैट इज 108। 108 में जो कॉपर का पार्ट है वो कितना है, 47 है। क्लियर। तो आपका ऑप्शन ए हो गया आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ये भी मिक्सचर का क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है, पढ़िए एक बार। करेक्ट, 30 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। यानी ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 डेज आफ्टर, इसका मतलब उन्होंने 12 दिन काम किया। 10 मोर मैन ज्वाइन देम, 10 और आदमी ने उनको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सॉरी, उन्होंने 12 दिन किया, तो 12 दिन तो काम को कर लिया, या सिंपल ही रखता हूं मैं कि 30 मैन
24 डेज में काम को कर सकते थे। थर्टी मैन ने 12 दिन काम किया, इसके बाद से 10 और आदमी ज्वाइन कर लिए, यानी कितने हो गए, 40 मैन हो गए। कह रहा है कितने डेज में बचा हुआ काम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे इसमें इसको मल्टीप्लाई करने लेते। देखिए मैं यही चीज बता रहा था, ये और दोनों में 30 है, इसको उठा के इधर लेते आइए। तो 30 कॉमन है, 24 में से 12 माइनस होगा, क्या हो जाए 12 इक्वल टू 14 टू डेज टू, 0 से 0 कैंसल, 4 से 3 कैंसल, यानी 3 3 9 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेसिक आपका एमडीएच का ये क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क में आप सबने पढ़ा होगा एमडीएच का कॉन्सेप्ट, उसी का ये क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। करा आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी, यानी परसेंटेज का क्वेश्चन है। कह रहा पहले उसने 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना भाई 80%। फिर उसने 30% ऑफ रिमेनिंग भी खर्च कर दिया, तो जो भी सैलरी थी उसमें से पहले 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80। अब बचा हुआ जो है वो अपने आप में कितना है 100%। उस बचे हुए का 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 70। यहां पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं 50। नहीं भाई, वो टोटल का 80% था, लेकिन कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, क्योंकि यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है रिमेनिंग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। उसकी जो भी सैलरी थी हमें नहीं पता, उसमें सबसे पहले उसने 20% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 80%। ये जो बची हुई वैल्यू है ये अपने आप में 100% है, क्योंकि परसेंटेज में आप सबने यही पढ़ा होगा कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। क्लियर? तो ये खर्च कर दिया, बचा कितना 80। इसके बाद से फिर उसने 30% खर्च कर दिया, तो बचा कितना 70%। इस बचे हुए की वैल्यू फाइनली कितनी है 8400। बस इसको सॉल्व कर लेना है। एक 2 जीरो कैंसल, 7 से इसको कर दिया 120, 8 से कर दिया 120, 150। ये इधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, यानी इसकी जो सैलरी बनी फाइनली वो क्या बन गई आपकी 15,000। यानी ये क्वेश्चन किसका था भाई, परसेंटेज का था, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज और रेशियो, जिसके क्वेश्चन हर एग्जाम में ऑलमोस्ट आते ही आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। बाय सेलिंग 92 kg ऑफ वेट अ पर्सन गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 kg। इस तरह के क्वेश्चन में ना आपसे जनरली गलती क्या होती है कि आपको ये तो पता चल जाता है कि भाई 12 kg का फायदा हुआ। अब आपको ये नहीं समझ में आता है कि 12 के नीचे 92 लिखें, या 12 के नीचे 80 लिखें, या 12 के नीचे 104 लिखें। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं, कभी भी गलत ही नहीं होगा। उसको क्या हो रहा है भाई, गेन। गेन का मतलब प्रॉफिट। आप सबने पढ़ रखा है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। ये सबको पता है। कभी भी आज के बाद ये क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। अदरवाइज आप देखते होंगे कि कई बार तुक्के से सही हो गया, कई बार आपकी किस्मत से सही हो गया, लेकिन आज के बाद आपको किस्मत आजमाने की जरूरत नहीं है, आप अपने नॉलेज के बेस पे करिए। प्रॉफिट इक्वल टू पता है एसपी माइनस सीपी। ये क्या कह रहा है, गेन जो हो रहा है वो एसपी ऑफ 12 kg, यानी इसकी जगह मैं लिख दूं एसपी ऑफ 12 kg, क्योंकि यही स्टेटमेंट में है। गेन प्राइस कितना बेच रहा है भाई 92 kg, यानी एसपी ऑफ 92। तो खरीद के भी कितना लाया होगा 92। इस पार्ट को इधर लाता हूं मैं, तो सीपी ऑफ 92 इक्वल टू एसपी ऑफ ये 12 माइनस होगा क्या हो जाएगा 80। और इसको लिख लीजिए सीपी बाई एसपी इक्वल टू 80 बाई 92। थोड़ा सा अगर मन करे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया भाई 20 और ये 23। अब आपको देख के आंसर आएगा कि आपके सामने सीपी कितना है 20 रुपए, एसपी कितना है 23 रुपीज। तो कितने का फायदा हो गया 3 रुपीज का। किस पे, सीपी पे इंटू 100।
यानी जो फाइनल वैल्यू आई वो मेरे पास कितनी आ गई भाई, 15%। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था, जिसको हमने बड़े ही सिंपल वे में किया। अगला प्रश्न लेते हैं। करा सम ऑफ ₹800 यानी 800 रुपये हैं, इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी 800 रुपये को मैंने इन्वेस्ट किया सिंपल इंटरेस्ट पे और बिकम्स 1200 रुपये बन गए। कितने साल में? 8 साल में। बड़े सारे बच्चे इसमें फॉर्मूले में बिजी हो जाते हैं। भाई सिंपल इंटरेस्ट है, एकदम सिंपल रखो। 800 रुपये 1200 रुपये बने, यानी इंटरेस्ट कितना बना मेरा? 400 रुपये। 8 साल में इंटरेस्ट मेरा कितना बन गया? 400 रुपये। तो 1 साल में 50 रुपये। यही तो कह रहा है भाई, अगर 8 साल में 400 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है तो 1 साल में 50 रुपये। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर्स। तो आप खुद बताओ कि 1 साल में अगर 50 रुपये हैं तो 6 साल में, किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल रखो। 1 साल में 50 रुपये तो 6 साल में भाई 300 रुपये। बस कहानी खत्म। यही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई। मैंने पहले बताया था कि हर एक सैंपल पेपर में मैंने डीआई के 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कम से कम 10 डीआई करके जाएंगे, मतलब टोटल 50 क्वेश्चंस। तो आपको कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता पेपर में डीआई मिल जाएगा और वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस ये कोशिश करनी है कि सारे के सारे पेपर सॉल्व करने हैं। डीआई में भी मैं आपको बड़े सारे तरीके बताया हूं जिसमें आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन में पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, क्वेश्चन में देखना होता है वो क्या पूछ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आपका बार ग्राफ का है, एक्सपोर्ट ऑफ पल्स दिया हुआ, करोड़ में कितने कितने करोड़ है, हर साल का डाटा दिया हुआ है। बस हमने डीआई देख लिया। अब क्वेश्चन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, बस दिया हुआ है कि ये क्या है, बार ग्राफ है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि पहले से डेकोरेट कर लिए, ये वो कुछ भी नहीं करना। द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पल्स फॉर द गिवन पीरियड। क्या पूछ रहा है भाई? एवरेज एक्सपोर्ट पूछ रहा है। तो एवरेज एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि सबको प्लस करेंगे और क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो सबको ऐड कर लीजिए फटाफट। पॉइंट वाले को पहले कर लेते हो। 4 5 9 8 17 9 26 8 34 5 39 2 41, यानी कैरी कितना हो गया भाई? 4। 2 5 7 8 15 9 24 8 32 5 37 4 41 बच गया। उसको कर लिए 5 6 11 7 18 9 27 10 37 37 11 48 9 57 57.1। एक बार और चेक कर लेते। 5 6 11 7 18 9 27 10 37 37 11 48 9 57 और 4 आपका कैरी था, यानी 61.1 आ गया मेरे पास टोटल। कितने साल हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 से इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। क्लियर भाई? एवरेज का मतलब आप सब लोग को पता है, सम ऑफ टोटल अपॉन नंबर ऑफ टोटल। सबको ऐड किया, 7 से डिवाइड। 7 8 56, 5 पॉइंट आ गया। 5 1 7 6 42। क्लियर? अब बच गया आपका 7 6 42 नहीं, 7 7 49 हो जाएगा। 7 7 49 बचा कितना? 2 1 2 1 का मतलब 7 8 56 4 1 5 1 7 7 49 2 2 के बाद से फिर 0 आया। 7 दूनी 14, इसके बाद से 14 के बाद से फिर 6 0 बचा। 6 0 का मतलब 7 8 56, यानी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है 8.728। तो 8.728 के जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या है? 8.73। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपसे एवरेज पूछा था और हमने इसको एकदम सिंपल ही रहने दिया। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। करा इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। करा किसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुआ? जैसे आज आपके पास 10 रुपए थे, कल 12 रुपए हो गए, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 2 का। किससे? 10 से। तो 2/10 क्या हो जाएगा? परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? अब इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, सारा डाटा सॉल्व कर लेते हैं। नहीं भाई, देखो करा इन विच ईयर वाज देयर वाज। अभी आंसर तो इन्हीं चारों में से कोई देना ना। अगर मेरा मान लो मैक्सिमम आ भी गया 2000, जैसे मान लो सपोज डेट आ गया, जो नहीं दिया 2 7, मान लो 2 3 2003 का ही आ गया, तो 2003 मैक्सिमम भी है तो आप आंसर नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन में जब पूछ दे कि किस साल सबसे ज्यादा है, किस साल सबसे कम है, तो ऑप्शन पे जाते हैं। कैलकुलेशन नहीं करना, मैं एकदम आसान तरीका बताऊंगा। कंपेयर करना करते हैं। 2002 में 1 से कहां गए हम? 2 पे गए।
तो आपको ये भी नहीं देखना है कि कितना बढ़ा, नहीं, दो चीजें मैं बोलूं जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 से कोई वैल्यू 15 हो गई, कितना इंक्रीमेंट हुआ, एक वैल्यू 12 से मान लो 17 हो गई। तो बच्चे क्या करते हैं, ये देख लें, अच्छा सर ये 5 बढ़ा 12 से इंटू 100, नहीं भाई, आप सिंपल देखो कि 10 से 15 का मतलब 2 से 3 हो गया, तो एक जगह लिखो 3/2, 12 से 17, 17/12, चेक करो, 17 दूनी 34, 12 तिया 36, यानी इंक्रीमेंट ज्यादा कहां पे है, यहां पे, कहानी खत्म। यानी उसने पूछा है परसेंटेज में, परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों बातें क्या होती है, सेम होती है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, करते हैं क्वेश्चन को। अगर मैं बात करूं 2002 की, तो 6.5 ओवर 5.2, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 65/52, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 5/4। ये किस साल का डाटा हो गया मेरे पास, 2002 का। अगले साल का लेते हैं। अगर मैं बात करूं 2007 की, तो 7 आपका यहां से यहां हो गया, यानी इसको अगर मैं लिखता हूं 9.5 और ऊपर मैंने लिख दिया 11.5, तो ये बन गया 6 और ये 5, ये हो गया 2007 का डाटा। अगला मैं लिखता हूं 5 का डाटा। 2005 को कंपेयर किससे करना है, 4 से। 10.8 बाई 9.99 से कट कर दो, 12/11, ये हो गया 5 का। अब किसका बच गया भाई, 4 का। 4 का क्या हो रहा है, 7.8, और ये क्या हो गया आपका भाई 9.9, यानी 9.9/7.8। अगर इसको मैं करता हूं 7.8 है 33, और ये 26। क्लियर। चलिए अब ध्यान से आप देखिए, इन्हीं को कंपेयर करना है, 5/4, 6/4, इनको कंपेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे आप आंसर निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि सब जगह गैप 1 का है। जब फ्रैक्शन में गैप 1 का हो तो सबसे बड़ी वैल्यू बड़ी होती है, यानी क्लियर हो गया कि ये वाला पार्ट सबसे बड़ा होगा। अब इसको कंपेयर करना है इससे, 33/26 और ये है 12/11। इन दोनों को अलग से कंपेयर कर लेते हैं, यहीं पे कहीं क्या है भाई, 12/11 और 33/26। आप सबने सीखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 363, और इधर 12 छक 72, 12 24 और 7 31, 312। यानी डेफिनेटली जो बड़ी वैल्यू है वो है 33/26, और 33/26 जो अपने पास है वो किसका था डाटा, 9.9 से जो वैल्यू हुई थी 9.9 और 7.8 कहा गया ये वाला, यानी 2003 से 2004 में जो वैल्यू बढ़ी है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है, यानी आंसर हो जाएगा 2004। तो ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट था जो आप पेपर में छोड़ने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आएगा। आपने देखा कि इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन को कंपेयर करें या परसेंटेज को कंपेयर करें, दोनों बातों का मतलब क्या है, सेम है, क्योंकि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया वो कह रहा है इन हाउ मेनी इयर्स वाज द एक्सपोर्ट अबव एवरेज। कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो क्या आपका एवरेज से अबव है। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने एवरेज का जिक्र किया था, तो वो वैल्यू क्या आई थी 8.73। कह रहा है कितने साल इससे ज्यादा डाटा है। तो आप देखिए 1 2 3 4, क्योंकि बाकी सारे क्या है 8.73 से कम है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत सिंपल। करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर्स वाज द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ द पर्स अराउंड 9 करोड़। मतलब इन दो का, टोटल एवरेज का नहीं, कह रहा कौन सा पेयर का जो एवरेज है वो 9 के आसपास है। तो पहला पेयर क्या है भाई, आपको पता है कि एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 2002 और 3, आप देखो कि ये दोनों डाटा 9 से कम है, तो इनका एवरेज तो 9 से ऊपर जाएगा ही नहीं। 2003 और 4, 3 और 4 में ये 7.8 है और ये 9.9 है, यहां पे चांस है, देखते हैं। 4 और 5,
4 और 5 ये दोनों 9 से ऊपर है तो एवरेज कभी भी 9 आएगा नहीं, यानी ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। 5 और 6 ये भी दोनों डाटा 9 से क्या है ऊपर है, यानी ये भी नहीं आएगा। तो ले दे के जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा 3 और 4। मैंने पहले ही बताया कि डीआई में आपको सॉल्व करने से ज्यादा चीजों को क्या करना है, सोचना है और देखना है कि कैसे आसानी से सॉल्व है। अब बच्चे इसमें क्या बिजी हो जाएंगे, तुरंत ऐड करके 2 से डिवाइड करना। मैंने क्या बताया कि एवरेज का मतलब क्या था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो 9 के नियर बाई तो होना चाहिए। अगर दोनों वैल्यू 9 से नीचे है तो एवरेज 9 हो ही नहीं सकता। दोनों वैल्यू 9 से ऊपर है तब भी 9 नहीं हो सकता। तो ले दे के ऑप्शन क्या बचा, 2003 एंड 2004। लास्ट क्वेश्चन करा, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट 2006 से 7 में कितने परसेंट का एक्सपोर्ट हुआ। अभी थोड़े पहले हमने किया था, फिर भी देख लेते हैं। यानी 114 है और ये क्या है 9.5 है। मिनिमाइज कर लीजिए इसको, 5 और 6, 5 से वैल्यू कितनी हो रही है 6 हो रही है, यानी 1 का इंक्रीमेंट किससे 5 से इंटू 100, यानी कितने परसेंट का हो गया भाई 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये डीआई के 5 क्वेश्चन थे जो आपके बार ग्राफ के बेस पे थे। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको पढ़ने का मौका मिले। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।